नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सर्वा क्लासेज संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण भारत का, संपूर्ण राजस्थान का ज्योग्राफी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर और साथ साथ में सर्वा क्लासेज एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवाता है। तो सभी साथी जो सर्वा क्लासेज से जुड़े हुए हैं वो अन्य साथियों को भी जोड़े और सर्वा क्लासेज से पढ़कर अपने लाइफ में सफल होने का लाभ उठाएं। बहुत ही शानदार प्रयास हमारा है मेरे दोस्तों कि हम आपको अच्छे से अच्छा सिलेबस प्रोवाइड करें। सर्वा क्लासेज आपके लिए अपने खुद की एप्लीकेशन पर मुख्य रूप से विभिन्न जो कोर्सेज हैं उनकी पीडीएफ फाइल नोट्स के रूप में मिलती है, रिकॉर्ड क्लास आपको मिलती है, टेस्ट सीरीज बड़ी महत्वपूर्ण है वो आपको मिलती है जो कि टॉपिक वाइज। टेस्ट सीरीज भी कैसी है? टॉपिक वाइज। तो सभी साथी जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें और अन्य साथियों को भी जोड़े। आज अपन ने जो टॉपिक शुरू कर रखा है राजस्थान का ज्योग्राफी, और उस राजस्थान के ज्योग्राफी के अंदर मुख्य रूप से हमारी पीवाईक्यू सीरीज भी चल रही है और थ्योरी भी चल रही है। थ्योरी के अंदर मुख्य रूप से आज अपन अपवाह तंत्र की चर्चा अपन ने शुरू कर रखी है। तो आज अपन अपवाह तंत्र के अंदर अगला टॉपिक लेंगे बनास नदी और उसकी सहायक नदियां। इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार सभी साथियों से पुनः रिक्वेस्ट है कि मेरे साथी जो भी है वो सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उससे जुड़ जाएं, अन्य साथियों जोड़ें और शेयर भी कर दें। साथियों, हमने पढ़ा है कि अपवाह तंत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। अपने यहां अपवाह 3 प्रकार का है। एक अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां, एक बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां, और एक आंतरिक अपवाह। जब राजस्थान की बात आती है मेरे दोस्त, तो राजस्थान के अपवाह तंत्र की जब अपन चर्चा करते हैं तो अपन देखते हैं कि अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियों का जो क्षेत्र मुख्य रूप से है प्रतिशत भाग है वो 16 है। बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियों का जो अनुपात है वो 24% है। और सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र है वो है 60.2% आता है, ये आंतरिक अपवाह है। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि आंतरिक अपवाह सबसे बड़ा है। जल का प्रवाह मुख्य रूप से राजस्थान में यदि अधिकतर होता है तो किससे होता है? आंतरिक अपवाह से होता है ना। तो हमने कौन सा बिंदु शुरू कर रखा है? फिलहाल अपन ने बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र शुरू कर रखा है, उसमें चंबल बेसिन की बात अपन ने कर ली। चंबल बेसिन की बात कर ली, चंबल की अब उसकी सहायक नदियों की बात कर रहे। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी मुख्य रूप से राजस्थान से होकर निकलने वाली जो है उस नदी का नाम है बनास नदी। आज अपन बनास नदी पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। बनास नदी की चर्चा अपन करें तो देखिए दोस्तों, इस नदी का मुख्य रूप से उद्गम अरावली, वैसे कहें तो बहुत सारी नदियां ऐसी है राजस्थान की जिनका उद्गम अरावली से होता है। एक प्रश्न आया था, उसमें सही और गलत पूछा था कि क्या सभी नदियों का उद्गम बनास नदी? इसकी चर्चा अपन करेंगे। उसमें पूछा था क्या सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है? तो नहीं, सभी नदियों का उद्गम अरावली से नहीं होता। यह बिंदु बिल्कुल गलत था। बनास नदी की चर्चा अपन कर रहे हैं जिसको वर्णासा भी कहा जाता है या वन की आशा भी कहा जाता
ये इसके उपनाम है। वर्णासावय, वन की आशा। डायग्राम लेकर के मैंने बहुत प्रयास किया है कि इसका उद्गम कहां से होता है, किन किन जिलों में बहती है। डायग्राम से अपन पढ़ेंगे तो साथियों नॉलेज इसका ही होता है। तो इसका उद्गम कहां से होता है, तो उद्गम की बात अपन करें तो दक्षिणी अरावली से होता है। दक्षिणी अरावली, अरावली के 3 भाग अपने पढ़े हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। तो राजसमंद जो है, मुख्य रूप से राजसमंद की पहाड़ियां जो है वो दक्षिणी अरावली में आती है। तो ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन में पता होता है कि दक्षिणी अरावली से, दक्षिणी अरावली के खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां जो कहां पे स्थित है, राजसमंद में, राजसमंद जिले में। जगह का नाम वेरों का मठ, वेरों का मठ नामक स्थान से। क्योंकि अनेक शाखाओं के मिलने के बाद में एक नदी का प्रवाह निरंतर बनता है, तो वेरों के मठ नामक स्थान से इसका उद्गम होता है मुख्य रूप से। फिर इसका प्रवाह है मुख्य रूप से किन किन जिलों में होता है। जब प्रवाह की बात आती है तो प्रवाह मुख्य रूप से कहां से निकलती है, राजसमंद से निकलती है। राजसमंद से निकलने के बाद में ये उदयपुर में प्रवेश करती है, उदयपुर से निकलकर चित्तौड़ में प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ से निकलकर भीलवाड़ा में प्रवेश करती है। ये राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिला, ये जिलों के अलग अलग कलर्ड में मानचित्र दे रखा है। भीलवाड़ा से निकल के कहां प्रवेश करती है, अजमेर में प्रवेश करती है। अजमेर से फिर आगे टोंक आ जाता है, टोंक के बाद में सवाई माधोपुर में चले जाती है और यहां इसका समापन हो जाता है रामेश्वरम, चंबल से मिल जाती है, यहां इसका एंड हो जाता है। इसका मतलब कितने जिलों में बहती है, 4 और 3 7 जिलों में, 7 जिलों में इसका प्रवाह होता है मुख्य रूप से। बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। इसकी दिशा कौन सी होती है, जब इसकी दिशा पूछे तो आपको इसकी दिशा इस प्रकार से नजर आ रही होगी कि किस ओर से यह बहती है। ठीक है, तो पहले जब राजसमंद में से निकलती है तो थोड़ा सा दक्षिण की ओर बहती है, फिर दक्षिण पूर्व हो जाती है और उसके बाद में दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व होकर के और वापिस किस ओर मुड़ जाती है, पूर्व की ओर मुड़ जाती है और फिर किस में मिल जाती है, चंबल नदी में इसका समापन हो जाता है। किस नदी में, चंबल नदी में इसका समापन हो जाता है। यह प्रमुख नदी चंबल, इसमें ये मिल जाती है। किस नदी मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है, जिसकी चर्चा अपने पहले कर, बहुत बार पूछ लेते हैं कि बनास नदी की लंबाई कितनी है। तो लंबाई की बात करें तो जब हम पढ़ते थे उस समय 480 किलोमीटर लंबी नदी है, लेकिन आजकल नए आंकड़े जो आते हैं उसमें कई बुक्स जो है उसमें 512 किलोमीटर नया आंकड़ा, नया आंकड़ा जो है उसमें कितनी बताते हैं इसको, 512 किलोमीटर। वास्तविक लंबाई इसकी 480 किलोमीटर। और लंबाई के हिसाब से देखेंगे साथियों तो यह है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है किस रूप में, सिर्फ राजस्थान के आंतरिक भाग में प्रवाह के कारण। अब सबसे लंबी किस रूप में है, तो ये पूछे तो अपन क्या लिखेंगे
की सिरप है, राजस्थान में प्रवाह में, सिर्फ राजस्थान में बहने वाली नदियों की यदि अपन लंबाई की बात करेंगे तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है कौन सी? बनास नदी। क्योंकि ये 480 किलोमीटर, नया आंकड़ा 512 किलोमीटर है ना, प्रवाहित होती है मुख्य रूप से। इस नदी पर पहले भी चर्चा अपन ने की थी बनास नदी के बारे में, चंबल की सहायक नदी के रूप में इसकी चर्चा अपन ने की थी। इस नदी पर मुख्य रूप से मेरे दोस्तों 5 बांध बने हुए, हालांकि बहुउद्देशीय परियोजना में विस्तार से अपन जानेंगे। एक बांध है बाघेरी का नाग, जो कि राजसमंद जिले में। दूसरा बांध इस पे है नंदसमंद, नंदसमंद ये भी राजसमंद में है, और ये राजसमंद के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बांध है, इसलिए इस बांध को राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है, किसको? नंदसमंद बांध, ठीक है ना। इसके अलावा अपन चलते हैं आगे इसके अंदर, तो चित्तौड़ के अंदर एक बांध है मातृकुंडिया नामक स्थान पर, तो उसी के नाम पर उसका नाम रख दिया मातृकुंडिया, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। उसके बाद में अगला बांध इसके ऊपर अपन देखते हैं तो टोंक में है बिशलपुर बांध, जो जयपुर के लिए और टोंक के लिए बड़ी महत्वपूर्ण पेयजल, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी है ना, तो यह टोंक जिले में है। और इसके लिए कहा जाता है कि यह बिशलपुर बांध है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, ठीक है ना। इसीलिए महत्वपूर्ण है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? बिशलपुर बांध। कहां पे है? टोंक के अंदर। और अगला बांध इसके ऊपर है 5वां बांध, मुख्य रूप से जो है 2013 में जिसकी घोषणा हुई थी, निर्माणाधीन है ना, जो सवाई माधोपुर में है, जिसका नाम है ईश्वरदा बांध। ये कहां पे है? सवाई माधोपुर। नया बांध निर्माणाधीन है, 2013 में घोषणा, ठीक है। इस प्रकार से 5 बांध इस नदी के ऊपर प्रमुख बांध है, ठीक है। तो अब इसकी आगे अपन देखते हैं प्रमुख सहायक नदी। यहां अपन देखेंगे कि बनास की प्रमुख सहायक नदियां जो मुख्य रूप से है, इसके किस किनारे के मिलती है? तो बाएं किनारे मिलती है अधिकतर नदियां। बनास की सहायक नदियां जो अधिकतर बनास नदी के किस भाग पर मिलती है? तो बनास की सहायक, तो ये सहायक नदियां मुख्य रूप से किस, क्योंकि बनास नदी जो है उसका प्रवाह है किस ओर है? आपको पता है चंबल की ओर है, दक्षिण पूर्व की ओर है, और उसमें यहां जिस भाग से निकलती है वो अरावली श्रेणी है। तो अरावली श्रेणी के यदि अपन बात करें तो वो नदियों का प्रमुख सोर्स है ना। तो यहां से कई नाले जो नदियां निकल करके उनका प्रवाह ही भी किस ओर होगा? पूर्व की ओर होगा, और पूर्व की ओर होकर के मुख्य रूप से आगे कहां चली जाएगी? उत्तर पूर्व हो जाएगी, और किसी में शामिल हो जाएगी? बनास में शामिल हो जाएगी।
तो अधिकतर नदियां इसके किस किनारे में मिलती है? बाएं किनारे में मिलती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई कि बनास नदी की अधिकतर सहायक नदियां इसके किस किनारे मिलती है? बाएं किनारे, बाएं किनारे मिलती है। ठीक है, अधिकतर सहायक नदियां बाएं किनारे मिलती हैं, जैसे चाहे कोठारी हो, है ना, खारी हो, मानसी हो, मोरेल हो, सब नदियां मुख्य रूप से किस भाग में मिलती है? बाएं किनारे मिलती है। और जैसे कोठारी, खारी, मानसी, मोरेल, काली तो वैसे मोरेल की सहायक है, ढूंढ भी इसकी सहायक है आज। ठीक है, और बहुत कम नदियां इसके किस किनारे मिलती है? दाएं किनारे मिलती है। तो इस दाएं किनारे मिलने वाली प्रमुख नदी यदि अपन देखेंगे तो कौन सी है? बेडच या आयर, है ना। तो ये तो होगी इसके बाएं किनारे की प्रमुख नदियां। बनास के दाएं किनारे मिलने वाली नदियां बहुत कम है, क्योंकि दाएं किनारे का ढाल पूर्व की ओर है। अब ढाल ही पूर्व की ओर है, इसलिए यहां कोई नदियां इधर नहीं आ पाती है। कुछ नदियां हैं, जैसे मिलने वाली कम नदियां बहुत कम है, तो कुछ नदियां हैं तो यहां दाएं किनारे मिलने वाली। अब दाएं किनारे मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण है जो बनास नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, कौन सी? बेडच। इसको मेनाल भी, आयड भी कहते हैं। पहले आयड नाम होता है, उसके बाद में बेडच हो जाती है। और दूसरी नदी हो गई कौन सी? ये भीलवाड़ा से मेनाल जलप्रपात, मेनाल। एक सेकंड, मानचित्र दिया था, बेडच। कहां चल रहे हैं अभी? चलो, मेनाल ना, सही है, मान। तो एक इसमें देखो, यहाँ डायग्राम नहीं दिखा मेरे को ना, मेनाल यहाँ भीलवाड़ा से निकल करके और यही इसमें समाहित हो जाती है मेनाल। देखा मैंने कहा डायग्राम इसका, ठीक है। तो ये मेनाल नदी मुख्य रूप से है, भीलवाड़ा से निकल करके इसमें मिल जाती है। तो बेडच बनास के साथ में भीलवाड़ा मिलती है, और यहाँ मुख्य रूप से क्या बनाती है? मेनाल के साथ में त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास के ऊपर मुख्य रूप से काफी सारे त्रिवेणी संगम है, 3 त्रिवेणी संगम बनास नदी के ऊपर देखने को मिलते हैं। बनास बेडच मेनाल का मिलता है, टोंक में मिलता है ना, देवधा में मिलता है, और टोंक के अंदर 2 जगह मिलता है मुख्य रूप से। तभी चर्चा करेंगे विस्तार से एक एक की सभी प्रमुख जो इसके
त्रिवेणी संगम है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कहां से निकलती है और कहां मुख्य रूप से मिलती है, सभी की विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। तो इस साइड से इसके दाएं किनारे मिलने वाली दो ही नदियां प्रमुख है, एक का नाम एनाल, एक का नाम आयड़ या बेड़च। अब ये जो बेड़च है ये बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है, बनास की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक, ये भी आपको पता होना चाहिए। बनास की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बेड़च नदी। चले आगे, चलो रिकॉर्डिंग प्रॉपर है, चल रही है। आगे देखो, अब है बनास की प्रमुख सहायक नदी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कौन सी नदी कोठारी की चर्चा कर लेते। चलो जी, सबसे पहले चर्चा करते हैं, डायग्राम बना रखा ना उसको लेना पड़ता है दोस्तों। चलो जी, भागो यहां से। पहली सहायक नदी बात कर दे शुरू, जिसका नाम है कोठारी। तीन नदियां मुख्य रूप से राजसमंद से निकलती है, बनास, कोठारी, खारी, ठीक है ना। तो सबसे पहली सहायक नदी हम इधर देखेंगे तो कोठारी नदी। यह नदी कहां से निकलती है? राजसमंद से निकलती है। दिवेर की पहाड़ियां, दिवेर का युद्ध भी हुआ था, आपको पता है 1582 में महाराणा प्रताप ने मुगलों को यहां पर परास्त किया था और पुनः मेवाड़ पर अपनी जीत हासिल करने का प्रयास प्रारंभ किया था। कोठारी, दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। कौन सी नदी? कोठारी, ठीक है। उसके बाद में इसका प्रवाह कहां कहां होता है? प्रवाह की बात करें तो कोठारी कहां से निकलती है? राजसमंद से, और भीलवाड़ा में प्रवेश करके किसमें मिल जाती है? बनास में मिल जाती है, ठीक है। तो प्रवाह है मुख्य रूप से कहां कहां हो गया? राजसमंद और भीलवाड़ा, राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों में, दो जिलों में इसका प्रवाह मुख्य रूप से हो गया, ठीक है। और कितनी दूरी तय करती है? तो लगभग 145 किलोमीटर बहती है, 145 किलोमीटर बहती है। कितनी? 145 किलोमीटर। कहां का? यहां से दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और भीलवाड़ा में प्रवेश करती है, और एक जगह का नाम है नंदराय नामक स्थान पर ये किसे मिल जाती है? बनास से मिल जाती है। समापन कहां होता है? बस इतनी सी बातें ही नदी के बारे में पूछते हैं तो नंदराय नामक स्थान पर जो कहां पे है? भीलवाड़ा में। बनास में मिल जाती है। बनास में मिल जाती है, ठीक है। तो यह है कोठारी नदी। कौन सी नदी है? कोठारी नदी। इस नदी पर मुख्य रूप से एक बांध भी है भाई, भीलवाड़ा के अंदर। आपने पढ़ा होगा, मेजा बहुत बार पूछा गया है, यह इंपॉर्टेंट भी है, मेजा बांध, ठीक है ना। कहां पे है? कोठारी नदी पर।
कोठारी नदी पर, किस जिले में है? भीलवाड़ा में। मेजा बांध कोठारी नदी पर किस जिले में है? भीलवाड़ा में। ठीक है ना, तो यह मेजा बांध कोठा नदी पर है, कहां पे? भीलवाड़ा के अंदर। यहां इसका डायग्राम ये देखो, यहां भीलवाड़ा में मेजा बांध को दिखाया है। आगे चले, अगली सहायक नदी। अब दूसरी सहायक नदी इस भाग से मिलने वाली जो है उसका नाम है खारी नदी। खारी नदी। खारी का मतलब ये नहीं है कि इसका पानी खारा है, वैसे लूनी की तरह नहीं है ना, तुम समझ लो लूनी की तरह खारी है, खारी वैसे नहीं है, खारी नदी। अब इसका उद्गम भी कहां होता है? वही राजसमंद में, है ना। कहां से होता है? राजसमंद से ही होता है। और यहां जो पहाड़ियां है राजसमंद की, उनको बोलते हैं बिजराल की पहाड़ियां। बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से, यहां से उद्गम होता है किसका? खारी नदी का। ये देखो यहां बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से, फिर राजसमंद से निकल करके भीलवाड़ा में प्रवाहित होती है, और भीलवाड़ा में प्रवाहित होकर के और अजमेर में, और अजमेर में प्रवाहित होकर के फिर कहां पर पहुंच जाती है? टोंक में। इसका मतलब प्रवाह है ये थोड़ी ज्यादा दूरी तय करती है, मुख्य रूप से अपन इसको देखेंगे खारी नदी, है ना, दूरी ये अधिक तय करती है। प्रॉपर चल रही ना, चल रही सी प्रॉपर है। तो उद्गम बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से होता है ना, राजसमंद से होता है। किसका? खारी नदी का। अब इसकी दिशा आप देख लो किस ओर बहती है? पूर्व की ओर, पहले पूर्व की ओर होकर के, और मुख्य रूप से किस ओर? उत्तर पूर्व की ओर होकर के आगे प्रवाहित होने लग जाती है। तो प्रवाह है कितने जिलों में होता है? तो प्रवाह मुख्य रूप से राजसमंद से निकलती है। कौन सी नदी की बात करें? खारी नदी। राजसमंद से निकल के कहां प्रवेश करती है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से कहां प्रवेश करती है? अजमेर, है ना, अजमेर। और अजमेर से के पास में पहले ब्यावर, ब्यावर हो जाता है नया जिला बन गया, और फिर कहां प्रवेश करती है? टोंक। तो टोंक में क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से कितने जिले हो गए? 5 जिलों में। पांच जिलों में इसका प्रवाह होता है। किसका? खारी नदी का। और जब इसकी अपन लंबाई की बात करते हैं तो लगभग दूरी तय करती है, यह है 80 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है ना। और इसके ऊपर मुख्य रूप से अपन समापन की बात करते हैं तो इसका समापन कहां होता है? राजमहल टोंक। राजमहल नामक स्थान पर टोंक जिले में बनास में मिल जाती है, बनास में मिल जाती है। कहां पे? राजमहल नामक स्थान पे, यहां बनास में शामिल हो जाती है। ठीक है। तो इसकी एक सहायक नदी भी है जो मुख्य रूप से भीलवाड़ा में निकलती है। किसकी सहायक है? खारी की सहायक। ये भी ध्यान रखना, खारी की सहायक। ये कौन सी है? ये नदी है मानसी, मानसी नदी। और मुख्य रूप से कहां से निकलती है? भीलवाड़ा से निकलती है। भीलवाड़ा से निकलकर टोंक और भीलवाड़ा की सीमा पर इसमें समाहित हो जाती है। खारी में मिल जाती है। जब बहुत बार प्रश्न पूछ लेते हैं, 2 वर्ड आते हैं, एक तो मानसी, एक मानसी।
एक तो आता है मानसी, ये वर्ड, ये तो है जो बनास की सहायक है। और मानसी शब्द आता है, ये आता है मानसी नदी, ये किसकी सहायक है? खारी की सहायक है। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा इसको। अब इसके ऊपर मुख्य रूप से बांध भी बना हुआ है, दो बांध नजर आते हैं इसके ऊपर, यहां लिख दो बांध। तो कौन से दो बांध है खारी नदी में? मुख्य रूप से भीलवाड़ा के अंदर तो खारी बांध नाम इस नदी के नाम पर दे दिया, खारी बांध। ठीक है ना, कहां पे है? भीलवाड़ा। पेयजल परियोजना में विस्तार से अपन पढ़ेंगे। और आगे अपन चलेंगे, दूसरा बांध नारायण सागर। कौन सा बांध है दूसरा अगला? नारायण सागर। ठीक है ना, अजमेर, नारायण सागर अजमेर। इसकी इसका मतलब इसके ऊपर कितने बांध है? दो बांध है। खारी नदी पर खारी बांध भीलवाड़ा के अंदर, नारायण सागर बांध अजमेर के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये प्रमुख सहायक नदी है किसकी? किसकी प्रमुख सहायक है? खारी नदी बनास की प्रमुख सहायक नदी है। यानी कई बार क्रम भी पूछ लेते हैं कि इस ओर से चलने वाली जो कोठारी, खारी, मानसी, है ना, मोरेल, ऐसे क्रम पूछ लेते हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताओ, कि बनास नदी के बाएं किनारे मिलने वाली वो नदियां जो दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम क्रमशः है, इसे पूछ लेते हैं। तो आपको क्रम ध्यानपूर्वक कोठारी, खारी, है ना, मानसी है, इनको क्रम से, मोरेल है, क्रम से बताना होता है। तो देखो वो भी अपन बारी बारी से उसी क्रम में अपन इनको याद कर रहे हैं। अगली नदी आती है अपनी दाई नदी। अगली सहायक नदी कौन सी आ गई? दाई नदी। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से कहां से निकलती है? देखो डायग्राम बना रखा है अपन ने। अजमेर से मुख्य रूप से निकलते, इसका अजमेर और टोंक में दो जिलों में प्रवाह होता है, और राजमहल टोंक में मुख्य रूप से किसमें मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। यहां त्रिवेणी संगम लाती है राजमहल टोंक के अंदर, किसके साथ में? खारी के साथ में। तो बनास, खारी और डाई तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम हो जाता है। तो यह नदी नशीराबाद की पहाड़ियां, सभी अरावली की पहाड़ियां ही आपको पता ही है, अजमेर से निकलकर निकलती है। उसके बाद में प्रवाह कहां का होता है? प्रवाह है जिले आप याद रखना, तो अजमेर व टोंक में प्रवाह, दो जिलों में इसका प्रवाह अपन ने कर दिया। ठीक है, उसके बाद में समापन कहां होता है? समापन तो राजमहल टोंक में बनास में मिल जाती है, बनास में मिल जाती है। समझ गए? अब यहां पे त्रिवेणी संगम बनाती है राजमहल टोंक में। तो यहां कौन कौन सी नदी है एक साथ में? खारी, है ना, दाई और बनास। ठीक है, इन तीनों नदियों का यहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है। कहां पे? राजमहल टोंक के अंदर। तो ये आप मेमोराइज कर लीजिएगा, है ना। इसका दूसरा प्रमुख ये अपन देखें तो त्रिवेणी संगम यहाँ पे बनता है। यहाँ बनास बेड मैदान की चर्चा पहले की थी अपन ने, एक पहला त्रिवेणी संगम, ये दूसरा त्रिवेणी संगम है। ठीक है ना, तो यह है दाई नदी। अगला है, अगली प्रमुख सहायक नदी है, देखो कौन सी है? दाई के बाद में अपन आगे चलते हैं। मानसी नदी। अब ये जो चर्चा अपन की थी, ये वो मानसी नदी,
मानसी नदी। अब ये भी अजमेर से है। अब अजमेर से मुख्य रूप से यहाँ दो नदियां निकलती है, दाई और मानसी, ठीक है ना। तो मानसी नदी, यह नदी, यह नदी अब अजमेर से निकल के किस ओर बह रही है, पूर्व की ओर बह रही है मुख्य रूप से ना। तो कहां से निकलती है, अजमेर से। गांव का नाम है सिल्लोरा, गांव की पहाड़ियां, सिल्लोरा गांव की पहाड़ियों से, जो कहां पे है, अजमेर में। निकलकर या निकलती है, उसके बाद में कहां चल जाती है, टोंक के अंदर। परवाह है कितने जिलों में होता है, तो अजमेर व टोंक में परवाह है, दो जिलों में परवाह हो गया, अजमेर व टोंक, ठीक है। उसके बाद में समापन कहां होता है, समापन आगे चलेंगे तो देवधाम टोंक के अंदर, ठीक है ना, देवधाम टोंक के अंदर। देवधाम टोंक में इसका समापन हो जाता है, किसमें, बनास मिल जाती है। ठीक है, और उसके बाद में किसके साथ में, यहां यह त्रिवेणी संगम बनाती है। तीसरा त्रिवेणी संगम बनास नदी पर, कौन कौन सी हो गई, बनास में मिलती है, कौन सी, मानसी, और अजमेर से कौन सी आती है, बांडी नदी, सॉरी जयपुर से कौन सी आती है, बांडी नदी। तो ये मुख्य रूप से आकर के इसमें यहां समाहित हो जाती है और त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन सी है, मानसी की सहायक नदी। ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि निम्न में से बनास की सीधी सहायक नहीं है, सहोदरा, सहोदरा नदी किसकी सहायक मुख्य रूप से है, मानसी की सहायक। तो मानसी की सहायक नदी कौन सी है, सहोदरा नदी मुख्य रूप से, ठीक है ना। तो अजमेर से निकलती है और टोंक और अजमेर की सीमा पर मुख्य रूप से किसे मिल जाती है, मानसी में मिल जाती है। उसके बाद में अगली नदी है बांडी नदी। बांडी की चर्चा अगले में कर लेते हैं। कॉपी कर लेते हैं उसको ना, चलो बांडी नदी चलो जी, अगली है बांडी नदी। तो इसका उद्गम मुख्य रूप से कहां होता है, यह नदी कहां से निकलती है, जयपुर से। जयपुर में एक जगह है सामोदगी पहाड़ियां, सामोदगी पहाड़ियां, जयपुर, याद रख लेना। सामोदगी पहाड़ियां जयपुर से निकलकर कहां मिलती है, देवधाम टोंक में, देवधाम टोंक में किसमें मिल जाती है, बनास में मिल जाती है। सामोदगी पहाड़ियां है ना, तो यहां से मुख्य रूप से निकलती है बांडी नदी। ये यहां पे देखो सामोदगी पहाड़ियां जयपुर के अंदर मुख्य रूप से है,
और फिर किस ओर बहती है, दक्षिण की ओर बहती है मुख्य रूप से, और किस में, देवदाब टोंक में आकर के कहा मिल जाती है, यहाँ पे बनास में मिल जाती है, जो एक त्रिवेणी संगम मानसी, बांडी और बनास का यहाँ त्रिवेणी संगम मुख्य रूप से बनता है। ठीक है, उसके बाद में अगली सहायक नदी हो जाती है इसकी मोरेल। अगली सहायक नदी कौन सी हो जाती है, मोरेल सहायक नदी। सभी बात करते हैं एक बार तो। मोरेल, इसका उद्गम भी जयपुर से मुख्य रूप से होता है। देखो मोरेल नदी चैनपुरा की पहाड़ियों से, है ना, मोरेल नदी। तो मोरेल का उद्गम चैनपुरा की पहाड़ियां, जयपुर से होता है। प्रवाह मुख्य रूप से किन किन जिलों में है, तो प्रवाहित जिले मुख्य रूप से जयपुर से निकलती है, दौसा में प्रवेश करती है, और फिर सवाईमाधोपुर में मुख्य रूप से किस मिल जाती है, बनास मिल जाती है। जयपुर, दौसा व सवाईमाधोपुर। दौसा व सवाईमाधोपुर, ठीक है। आज इन 3 जिलों में प्रमुख रूप से ये प्रवाहित होती है, और फिर खंडार नामक तहसील के अंदर बनास मिल जाती है। समापन कहां हो गया, समापन की चर्चा करेंगे तो समापन इसका कहां कर दिया अपने, खंडार के अंदर, किसमें, सवाईमाधोपुर में। ये देखो यहाँ पे ये खंडार ब्लॉक है, यहाँ पे सवाईमाधोपुर का। खंडार सवाईमाधोपुर बनास में मिल जाती है, ठीक है। अब मोरेल की सहायक नदी मुख्य रूप से, क्योंकि जयपुर से निकलती है ना, तो मोरेल की सहायक नदी है। यहां पे अपन देखेंगे कौन सी, ढूंढ। इसमें बांध भी है भाई, मोरेल बांध, पहले बांध और लिख लें इसमें, बांध। तो मोरेल नदी पर मोरेल बांध भी है। दौसा और सवाईमाधोपुर की सीमा पर है ये, वैसे दौसा में है, दौसा व सवाईमाधोपुर की सीमा पर, ये ध्यान रखना, मोरेल बांध यहाँ पे दौसा और सवाईमाधोपुर की सीमा पर मुख्य रूप से यहाँ पे ये मोरेल बांध, ठीक है ना। अब इसकी सहायक नदी, किसकी, मोरेल की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो मोरेल की सहायक, अब एक तो कौन सी हो गई, ढूंढ नदी, ठीक है ना। पहली इसकी सहायक कौन सी हो गई, ढूंढ नदी, जो जयपुर की नदी है प्रमुख रूप से, और निकलती कहां से, अचरोल से, अचरोल की पहाड़ियां, पहाड़ियों से निकलकर, अचरोल की पहाड़ी से निकलती है मुख्य रूप से, तो अचरोल की पहाड़ी से निकलकर मुख्य रूप से कहां पे, जयपुर और दौसा की सीमा पर किसमें समाहित हो जाती है, जयपुर व दौसा की सीमा पर किसमें मिल जाती है, मोरेल में मिल जाती है। मोरेल में मिल जाती, ठीक है। दूसरी इसकी सहायक है मुख्य रूप से, एक नदी और है, कई बुक वाले तो इसको इसकी सहायक नहीं बताते, जो करौली की नदी है, जिसके किनारे
केला देवी का मंदिर भी है, कालीशील नदी, कालीशील नदी है ना, तो करौली से निकलती है। मुख्य रूप से सपोट्रा की पहाड़ियां, सपोट्रा करौली से निकलती है। तो कालीशील भी किसकी सहायक है? कालीशील भी मुख्य रूप से किसकी सहायक है? मोरेली की सहायक है, याद रखना इसको भी। तो सपोट्रा करौली से निकलकर मुख्य रूप से, और कहां मिलती है इसमें? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में, मोरेल में मिल जाती है, मोरेल में मिल जाती है। ठीक है, अब इसका प्रवाह है, देखो ढूंढ का प्रवाह मुख्य रूप से कितने जिले हो गए? तो ढूंढ का प्रवाह जयपुर से निकलती है, और दौसा और सवाई माधोपुर की सीमा पर मुख्य रूप से किसमें मिल जाती है? मोरेल मिल जाती है। तो 2 जिले हो गए ना मुख्य रूप से इसके। फिर भी कालीशील का प्रवाह मुख्य रूप से कहां से होता है? करौली और सवाई माधोपुर में। ठीक है, तो 2 जिलों में इसका भी प्रवाह होता है, कालीशील का भी पूछ लेना। तो इसका प्रवाह किन किन जिलों में नहीं है, किस जिले में नहीं है? तो मुख्य रूप से करौली की प्रमुख सहायक नदी है, तो करौली व सवाई माधोपुर में प्रवाह है। ये 2 जिलों में प्रवाह होता है, किसका? कालीशील नदी का, याद रखना है इसको। तो ये ढूंढ नदी मुख्य रूप से है, दचरोल जयपुर की से निकलती है, दौसा में प्रवेश करके और मुख्य रूप से समाहित हो जाती है किसमें? मोरेल में मिल जाती है। तो मोरेल की 2 सहायक नदियां, याद रह जाएगा। चलो जी, इस साइड इसके किस किनारे की नदी संपन्न हो गई? बनास नदी के बाएं किनारे मिलने वाली नदियां संपन्न हो गई। अब दाएं किनारे मिलने वाली प्रमुख नदी, बनास के दाएं किनारे मिलने वाली नदी, है ना, मिलने वाली नदियां। ठीक है, अब देखो इसके इस दाएं किनारे कौन सी? सबसे पहली इस किनारे मिलने वाली नदी है, उस नदी का नाम है आयड़ नदी, इसको बेड़च भी कहते हैं। निकलती कहां से? गोगुंदा उदयपुर से निकलती है ना। तो उद्गम कहां से होता है? आयड़ नदी, जिसके किनारे आहड़ सभ्यता है ना, मुख्य रूप से है आहड़ सभ्यता, बालाथल सभ्यता उदयपुर की, है ना। एक और है गिलुंड सभ्यता चित्तौड़, तो इसी के किनारे मुख्य रूप से है ये सभ्यता स्थल। तो काफी प्राचीन नदी है मुख्य रूप से। तो उद्गम कहां से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियां, भोराट का पठार है ना, पहाड़ियां उदयपुर से इसका उद्गम होता है। प्रवाह है, जिले कौन कौन से हैं आपको पता है? उदयपुर से ये निकलती है, उसके बाद में उदयपुर से निकल करके कहां प्रवेश करती है? चित्तौड़ में प्रवेश करती है, और फिर कहां प्रवेश करती है? भीलवाड़ा में समापन हो जाता है। तो 3 जिलों में इसका मुख्य रूप से प्रवाह होता है ना। तो उदयपुर और चित्तौड़ और भीलवाड़ा, और नया जिला और हो गया भाई इसमें, सलूम्बर और हो गया है ना, उदयपुर का सलूम्बर प्लस एक, अब नया जिला कर लो सलूम्बर। तो बराबर कितने जिले हो गए? 4 जिले, ठीक है ना। तो 4 जिलों में इसका प्रवाह मुख्य रूप से होता है। उसके बाद में यदि अपन देखेंगे तो इसका एक नाम होता है, इसको बेड़च कहां से कहते हैं? तो बेड़च नदी। तो यहां पे देखो एक झील है, उदय सागर झील, उदयपुर में एक झील है उदय सागर झील,
उदय सागर झील से निकलने के बाद, कहां से? उदय सागर झील से निकलने के बाद आयर नदी बेडज के नाम से जानी जाती है। बेडज के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कहां से? ये उदय सागर झील, यहां से उदयपुर में, यहां से निकलने के बाद में ये नदी क्या हो जाती है? बेडज हो जाती है। उससे पहले क्या कहलाती है? आयड़ कहलाती है। ठीक है ना, उसके बाद में आयड़ कहलाती है। तो गंभीर की समीपा वसुंधरा प्रवास पर बनास बैट्समैनर, बनास खारी डाई, बनास बांडी बांच 190 किलोमीटर। हड़बाला थी नगरी।